नवीन कुलकर्णी है, सीआईओ एक्सिस सिक्योरिटीज के। नवीन, ये जो जो लेटेस्ट चिंता का विषय है वो ये है कि एल नीनो कितना सिवियर आएगा। एल नीनो आ सकता है, ये बात तो बहुत दिन से हम बात कर रहे हैं स्वदेश पे भी, लेकिन सिवियरिटी पे बाजार बेट कर रहा है। और इवन Q3 जीडीपी कमजोर में कितना कमजोर, आप कैसे देखेंगे इन दोनों चीजों को? देखिए, जहां तक एल नीनो का सवाल है, तो मैं ये बताऊंगा कि इसका इम्पैक्ट जो होगा वो मानसून पे होगा, जिसके कारण ड्रॉट की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो रूरल इकोनॉमी है इंडिया का, वो काफी डाइवर्सिफाइड हो चुका है। जैसे पहले होता था कि एग्रीकल्चर के बेसिस पे ही सिर्फ होता था और ड्रॉट आने के कारण बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता था। अभी डाइवर्सिफिकेशन ऐसे हुआ है कि जहाँ पे अगर इवन ड्रॉट आता है तो लेकिन एनिमल हस्बेंड्री और ये जो प्रोडक्ट्स है ये हो जाता है। फिर देर इसके अलावा छोटे छोटे मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, वो भी मतलब चलते रहते हैं। तो इम्पैक्ट जो है वो ड्रॉट और इसका वो पहले के मुकाबले कम हुआ है। right? इसका इम्पैक्ट जरूर रहेगा ऑन सर्टेन कैटेगरीज, जैसे फार्म इक्विपमेंट हो गया, डिस्क्रिशनरी कैटेगरी हो गया। ओवरऑल इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स रह सकते हैं इकोनॉमी में, बट लेकिन जितना मुझे लग रहा है कि मार्केट टू सम एक्सटेंट फैक्टरिंग कर चुका है ये चैलेंजेस। और यहाँ से आगे जाके जितना हम डर रहे हैं एल नीनो और उसके इम्पैक्ट, वो प्रोबेबली फियर्स माइट बी इरेशनल, कंसिडरिंग जो इकोनॉमी जो ओवरऑल डाइवर्सिफाई हो चुकी है और स्ट्रेंथन हुई है उसके कंपैरिजन में। ऑल राइट, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून नवीन। एक्चुअली हम यही बात कर रहे थे कि ये जितने भी ट्रिगर्स हैं, क्योंकि अभी लास्ट वीक तक हम बात ये भी कर रहे थे कि बाजार में फ्रेश ट्रिगर्स नहीं है। अब बात ये कर रहे हैं कि जो शॉर्ट साइड के ट्रिगर्स थे, जो वरीज और कंसर्न्स, फियर्स थे, वो कहाँ कितने हद तक एडजस्ट हो चुके हैं। अब ऐसे में जहां पर भी शॉर्ट बने, क्योंकि हमने बैंक्स की बात करें, बैंक निफ्टी की बात करें और स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स ने, क्या आपको लगता है कि ये जो रीसेंट का ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ है बैंकिंग स्टॉक्स पर, यहाँ पर फिर से वैल्यू ऐड करने का समय हो गया, ये एक्यूमुलेशन जोन में बन गया? बिल्कुल। जहां तक हम बैंकिंग स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, वहां पे बिल्कुल ये एक्यूमुलेशन जोन में आ चुके हैं, क्योंकि बैंक्स के फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। अगर हम देखेंगे, अगर हम लेट्स से एसबीआई जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, अगर हम उसका कंपैरिजन करेंगे तो 16-17% आरओई के करीब पहुंच चुका है। राउंड अबाउट 1 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है। इसकी सब्सिडीज की क्वालिटी भी बहुत स्ट्रांग है। अलावा क्रेडिट ग्रोथ है वो भी काफी ठीक चल रहा है। तो ग्रोथ भी है, वैल्यूएशंस भी है, तो उस हिसाब से मतलब पीएसयू बैंक्स में अगर मैं देखूं तो वैल्यू काफी है करंट लेवल्स पे। इसके अलावा जो प्राइवेट बैंक्स है, वहां पे भी अगर हम देखेंगे कि लास्ट 4 साल 5 साल पहले जो वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते थे, उसके मुकाबले में ये भी काफी चीप है। इसके अलावा ग्रोथ है वो काफी स्ट्रांग है। एंड थर्ड फैक्टर एंड नॉट द लीस्ट, जो बैलेंस शीट क्वालिटी है वो अभी भी बहुत बरकरार है। तो इस हिसाब से देखें तो बैंक्स में वैल्यू काफी ज्यादा है, और यहाँ से मतलब बाइंग का मतलब मौका बन सकता है, और अच्छा वैल्यू क्रिएशन का मौका क्लियर कट अभी विजिबल है। ये जो वॉलेटिलिटी मार्केट्स में दिख रही है, गुड आफ्टरनून ना, ये वॉलेटिलिटी को समझते हुए पिछले 8 सेशन से वन साइड जहां हम बिकवाली का दबाव मार्केट्स में देख रहे हैं, ये बात तो तय हो गई है कि उन्हें शॉर्ट टर्म बेसिस एक दायरे में रहने के आसार हैं। छोटी अवधि के लिए ही नेगेटिव फैक्टर्स जो हैं वो ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में लॉन्ग टर्म प्ले की अगर बात करें, कौन से सेक्टर्स हैं जिसे वॉच आउट करना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे कि मिड कैप में मौके बनते हुए दिख रहे हैं, टैक्टफुली इस वक्त काम करने का समय है, कहां पर नजर रखनी चाहिए? जैसे कि मैं अभी भी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि बैंक्स तो ऑफ कोर्स एक सेक्टर है जहाँ पे मौका अच्छा बन रहा है। इसके अलावा हम देखेंगे तो मैं ये बोलूंगा कि ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है वहां पे मतलब काफी ज्यादा अच्छा मौका बन सकता है इन द नेक्स्ट 1 ईयर, क्योंकि ये सेक्टर में काफी सारे फंडामेंटल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, प्रोडक्ट लॉन्चेस की बात करूं, तो काफी ज्यादा प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं। इसके अलावा ओवरऑल प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है सेक्टर में। थर्ड फैक्टर विच इज नॉट द लीस्ट फैक्टर, जो प्रोडक्शन के जो चैलेंजेस थे पिछले 2 साल में वो काफी हद तक सॉल्व हो चुके हैं। चिप सप्लाई के प्रॉब्लम्स मेरे अकॉर्डिंग सॉल्व हो चुके हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को मैं अगर नजर में रखूं तो मुझे लग रहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर नेक्स्ट ईयर मार्जिन पे परफॉर्म करेगा, रेवेन्यूज पे परफॉर्म करेगा,
तो उस हिसाब से ये सेक्टर में ओवरवेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखेंगे छोटे छोटे, अगर स्मॉल सेगमेंट्स देखेंगे तो हॉस्पिटैलिटी एक सेक्टर है, जैसे होटल्स जहाँ पे है वहाँ पे ऑक्यूपेंसी अभी भी बहुत स्ट्रांग है, तो वो सेक्टर पे नजर रखना चाहिए। इंडस्ट्रियल में सेलेक्ट सेट ऑफ सेक्टर्स में हमको देखना चाहिए क्योंकि ऑर्डर बुक्स बहुत स्ट्रांग है। तो मार्केट में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे पॉकेट्स विजिबल हैं जहाँ पे अच्छे पैसे बन सकते हैं। ये बताइए कौन से एरियाज में हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये ग्लोबल स्लोडाउन के चलते जहां पे वैल्यूएशन रीरेटिंग हो गई है और अर्निंग विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, जहां से बच के रहना चाहिए? आपके अवॉइड्स क्या है इस समय? जैसे अगर देखेंगे तो जो सेक्टर्स जो ग्लोबल साइकिल पे डिपेंड करते हैं और जो एक्सपेंसिव है, राइट, तो अगर मैं बोलूंगा कि जैसे मिड कैप आईटी है वो मेरे अकॉर्डिंग अभी एक एक्सपेंसिव जोन में चल रहा है वापस, तो उस सेक्टर में मैं थोड़ा सा केयरफुल रहूंगा क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट पहले जैसा नहीं रहा। इसके अलावा ये जो सेक्टर में जो इम्पैक्ट आता है ग्लोबल स्लोडाउन का वो थोड़े लैग से आता है, तो उस हिसाब से मुझे थोड़े से चैलेंजेस वहां पे नजर आते हैं क्योंकि आगे जाके अगर कमेंट्री चेंज हो जाती है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ और इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ एंड जो डील विंस है, तो वहां पे मुझे लगता है चैलेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा केयरफुल रहूंगा इन सेक्टर्स लाइक ऑयल एंड गैस एंड मेटल्स के सेक्टर में मैं थोड़ा सा केयरफुल रहूंगा क्योंकि वहां पे ग्लोबल रिसेशन के कारण प्रॉफिटेबिलिटी डिक्लाइन आ सकती है एंड इसके अलावा थोड़े बहुत चैलेंजेस भी आ रहे हैं जहां पे जो स्प्रेड्स है वो भी थोड़े से वीकन हो रहे हैं। तो ये जो कमोडिटी ओवरऑल सेक्टर है वहां पे मैं थोड़ा सा अंडरवेट करके चलूंगा रादर देन बीइंग इक्वल वेट या ओवरवेट स्टैंड्स। राइट नवीन, अभी हम एक न्यूज़ भी पढ़ रहे थे, इनफैक्ट अब कई सालों के बाद आप देखें तो फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स भी अब जो है वो 8.5 के करीब बैंक्स के होते चले जा रहे हैं। एक बार थोड़ी सी क्या स्ट्रैटेजिक और रीजिक, ऑफ कोर्स वैसे तो एसेट एलोकेशन में हमेशा कहा जाता है कि एफडीज की तरफ भी थोड़ा झुकाव होना चाहिए, बट कंसीडरिंग और मे बी एंटिसिपेटिंग कि ये कुछ समय के लिए शायद बाजार इस साल के लिए फर्स्ट हाफ में शायद रेंज बाउंड रह सकता है या फिर वॉलेटिलिटी काफ़ी रहेगी, इट्स ऑलवेज गुड टू इवन रीजिक योर एसेट एलोकेशन और एफडीज की तरफ, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की तरफ भी थोड़ा सा एक रुझान बढ़ सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ये ट्रेंड सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये एक्चुअली ग्लोबल ट्रेंड है। इंडिया में तो फिर भी मैं ये बोलूंगा कि जो क्वांटम चेंज है ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन एफडीज एंड जो इंटरेस्ट बेरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है वो इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है जो ग्लोबली हुआ है। ग्लोबली लोग यूज टू हो चुके थे कि इंटरेस्ट रेट तो 0% ही मिलेगा, बैंक में पैसे रखने पे कोई पैसे नहीं मिलेंगे, राइट। वो सडनली 5-6% के करीब आ गया है फॉर डॉलर डिनोमिनेटेड एफडीज इन लॉट ऑफ कंट्रीज, राइट। तो उसके कारण डेफिनेटली एसेट एलोकेशन चेंज हो रहा है। ये ट्रेंड इंडिया में भी ऑफकोर्स होगा ही क्योंकि 8% यील्ड अगर मिल रहा है, कोई कोऑपरेटिव बैंक इवन हायर यील्ड भी दे रहा हो सकता है, तो उस हिसाब से एफडी की तरफ अलोकेशन होगा जिसके कारण आपका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण ओवरऑल वैल्यूएशंस भी कंप्रेस हो रहे हैं। तो ये काफी मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, ये हर साइकिल में प्ले आउट होता है, ये साइकिल में भी प्ले आउट होगा और ये तब तक प्ले आउट होगा जब इंटरेस्ट रेट ये नहीं विजिबली हो जाए कि यहाँ से और नहीं बढ़ सकते और यहाँ से घटने चालू होंगे, तब तक ये जो पेनफुल पीरियड है ऑफ एसेट एलोकेशन फॉर इक्विटीज वो होगा एंड लोगों का अलोकेशन टुवर्ड्स फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स वो मेरे को लगता है कि नेक्स्ट 3 to 6 months काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहेगा उसकी तरफ। बिल्कुल नवीन, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और डिटेल एनालिसिस इस वक्त बाजार पर अपना हमारे साथ शेयर करने के लिए। ये समय ही ऐसा है, लगातार बाजार में जिस तरह की गिरावट हम देख रहे हैं, ऐसे में हर तरह का अप्रोच चाहे फिर फंडामेंटल हो या टेक्निकल नजरिया आपके लिए जानना और आपके लिए समझना बेहद जरूरी। आइए